कल हम लोगों ने 33 करंट अफेयर यानी 33 करंट अफेयर हम लोगों ने कवर किया था, यानी 33 टॉपिक को। आज हम लोग 34 से शुरू करेंगे, यानी 34 से। और कुछ करंट अफेयर को मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है, वो एक दो लाइन का है, उसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। तो चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया है। 28 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 800 किलोमीटर हर्बल सड़कों के विकास की घोषणा की। इन हर्बल सड़कों में सड़क के दोनों ओर हर्बल और औषधीय पेड़ होंगे। हर्बल सड़कों पर पेड़ों में पीपल, नीम, सहजन के साथ साथ हर्बल पेड़ जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा और जट रोफा शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, पहले समझिए। तो उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो आपको ये समझना होगा, तो इसके उद्देश्य में है कि हर्बल सड़कों की योजना विकास और सौंदर्य उद्देश्यों के लिए हर्बल और औषधीय पौधों की जैव विविधता और खेती को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। तो लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी द्वारा इस हर्बल सड़कों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो है आरवी स्मिथ को लेकर, तो दिल्ली पर अपनी पुस्तकों के लिए जाने वाले लेखक स्तंभकार आरवी स्मिथ का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। 30 अप्रैल 2020 को प्रख्यात लेखक और स्तंभकार रोनाल्ड विवियन स्मिथ का 81 वर्ष की आयु में दिल्ली में जो है श्वास संबंधी आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 1938 में आगरा उत्तर प्रदेश में यूपी में हुआ था। और आपको एक चीज़ और इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि उन्हें दिल्ली में उनके लेखन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। और आरवी स्मिथ के बारे में अगर जानेंगे तो स्मिथ ने दिल्ली को अपना दूसरा घर बनाया और शहर के सबसे महान क्रॉलर के रूप में पहचाना गया। तो वह कर्नल साल्वाडोर स्मिथ यानी 1783-1871 का वंशज था। वह सैनिक जिसने दौलत राव सिंधिया के सैनिकों को प्रशिक्षित किया था। तो ये तो हम लोगों ने इनके बारे में जाना। मैं बता दूं, वह दिवंगत पत्रकार थॉमस स्मिथ के पुत्र भी थे, है ना। आरवी स्मिथ के स्टेटमेंट पूर्व समाचार संपादक थे। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया था। आपको ध्यान देना, आरवी स्मिथ को 1997-98 के दौरान अगर बात की जाए खास तौर पे, तो उन्हें पत्रकारिता के लिए माइकल मधुसूदन अकादमी पुरस्कार और कैनन हॉलैंड पुरस्कार के साथ साथ रोटरी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले। अब अगला जो है कुशीनगर को लेकर कुछ न्यूज़ है, उस बारे में थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इसको हवाई अड्डे को, इस उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो कुशीनगर एक बौद्ध तीर्थ शहर है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त किया था। इस कदम के बाद कोविड-19 दुनिया में देश के पर्यटन क्षेत्र को एक बहुत आवश्यक बढ़ावा प्रदान करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी विदेशी और साथ ही घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करेगा। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और HAHIDF, यानी इसको हम बोलते हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को, इसके सामना उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को अनलॉक करना है। ठीक है। तो सरकार, अगर मैं बात करूं फंड के लिए कुल बजट, तो 15,000 करोड़ रुपए हैं। और कोष के लाभार्थी MSME किसान उत्पादक संगठन यानी FPO, निजी कंपनियां, धारा 8 कंपनियों और पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तिगत उद्यमी होंगे। ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से जानकारी ली। अब अगला जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो क्या है। अच्छा, एक चीज़ और बताना था कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि परियोजना कंपनियों के संघ का एक हिस्सा है। भारत के अलावा म्यांमार और दक्षिण कोरिया की कंपनियां भी इस परियोजना के हिस्सा है। तो तेल और गैस परियोजना म्यांमार में स्थित है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए आवंटित PM जो है कार्स फंड से 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। तो अभी ध्यान देना ये कि भारत सरकार ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते पर 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और PM कोर्स फंड ट्रस्ट से 2,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि आवंटित की गई थी। और इन वेंटिलेटर की देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति के लिए की जाएगी। आज तक 2,923 में से कुल 1,340 वेंटिलेटर वितरित किए गए हैं, जो निर्मित किए गए हैं। तो देश भर के विभिन्न सरकारी संचालित कोविड अस्पतालों में 30 जून तक कुल 14,000 वेंटिलेटर वितरित किए जाएंगे। ये हमारी न्यूज़ हो गई। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रवासी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री कोष को जो है, अभी मैं इसको लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री कोष का भी जो है बनाया गया। तो PM केयर्स फंड से देश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण, भोजन, आवास, चिकित्सा, उपचार आदि की व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई। 181 करोड़ रुपए के साथ महाराष्ट्र इस राशि के लिए सबसे अधिक प्राप्त करता था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और क्रमशः 103 और 83 करोड़ रुपए थे इनके। तो सहारनपुर से खोजे गए स्टे गॉर्डन फॉसिल की आयु से 5 से 8 मिलियन वर्ष
वर्ष पुरानी है। ऐसी एक हाल ही में न्यूज़ आई है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना हिस्ट्री से संबंधित, अगर हम इसको बोले तो ये गलत नहीं होगा, है ना, आर्ट एंड कल्चर। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानते हैं। देखिए, दशकों से दक्षिण एशिया में कई सबसे अमीर जीवाश्म रिकॉर्ड पाए गए जो शिवालिक रेंज के ढोक पठान फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। 30 बार शोधकर्ताओं ने हाथी के विलुप्त पूर्वज का एक जीवाश्म पाया जो लगभग 5 से 8 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। जीवाश्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बादशाही बाग क्षेत्र में खोजा गया था। इस उल्लेखनीय खोज के दौरान पाए जाने वाला जीवाश्म एक स्टेगोडेन अब विलुप्त है, एक प्रकार का हाथी जो प्लीस्टोसिन तक पाया जाता था। प्लीस्टोसिन तो स्टेगोडेन के नमूने देहरादून और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में उपलब्ध थे। तो खोजे गए जीवाश्म की तुलना एक उचित परीक्षा के बाद नमूने के साथ की गई थी, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगली जो हमारी जो न्यूज़ है उस बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 को लेकर भी कुछ जो है अपनी एक विचार रखी है। तो भारत में कोविड-19 के प्रकोप के बाद से परीक्षण शुल्क लिया गया, चर्चा का विषय था ये। तो 1999 को सुप्रीम कोर्ट 1919 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस.के. पॉल, ठीक है, और सॉरी फॉर दैट 1919 में बोला, 19 जून 2019 को अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान देना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात बोली गई थी, एक सॉरी फॉर दैट 19 जून 2020 को, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस.के. पॉल, एम.आर. शाह और अशोक भूषण की पीठ ने यह देखा कि कोविड-19 परीक्षण के लिए शुल्क देश भर में समान होना चाहिए या एक ही होना चाहिए, और केंद्र सरकार से ऊपरी मूल्य टोपी को ठीक करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों में लोगों ने 4500 रुपये तक उच्च शुल्क लिया है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में शुल्क 2200 रुपये से कम है। मई के अंतिम सप्ताह के दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 4500 रुपये यानी 17 मार्च को ICMR द्वारा निर्धारित की पूर्व ऊपरी मूल्य सीमा को हटा दिया था। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 25 योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। तो शनिवार 2020 की बात है। अब देखिएगा ये न्यूज़ है। तो 2020 को वाया मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण हिस्सों में होने वाले आर्थिक प्रभाव को कम करना होगा, जो कि ग्रामीण नागरिकों को विशेषकर प्रवासी श्रमिकों को आजीविका सहायता प्रदान करके देशव्यापी तालाबंदी के कारण होगा। तो केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 25 योजनाओं को एक साथ लाकर देश भर के 116 जिलों में योजना के तहत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 125 दिनों तक का लक्ष्य रखा है। और योजना कैसे चलेगी? तो ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के 116 जिलों से कुल 6.7 मिलियन प्रवासी श्रमिकों, जो देश में कुल रिटर्निंग प्रवासी श्रमिकों का लगभग 2/3 है, उसकी मैपिंग की गई है। तो ये तो हम लोगों ने देखा। अगला जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो अगला जो है आप यहाँ पे देखिए, यूपी को जो है ये जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो अभी एक न्यूज़ आई है कि भारतीय पत्रकार अरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन ने उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 प्राप्त किया। तो अरफा खानम शेरवानी समाचार वेबसाइट द वायर के वरिष्ठ संपादक हैं, जबकि रोहिणी मोहन स्वतंत्र पत्रकार हैं। वार्षिक पुरस्कार प्रिंट, प्रसारण और ऑनलाइन मीडिया श्रेणी से पूरे भारत में सामाजिक सरोकार, समर्पण, साहस और करुणा को मान्यता देता है। अरफा खानम शेरवानी को कश्मीर और उत्तर प्रदेश में संघर्ष की स्थितियों के दौरान की गई रिपोर्टिंग के लिए चुना गया था। रोहिणी मोहन को असम में NRC प्रणाली पर अपनी रिपोर्ट के लिए चुना गया है, जिसने खोजी पत्रकारिता में एक नया मानदंड स्थापित किया। भारत का वन्य जीव SOS हाथी स्मारक उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है क्या होगा, वो तैयार होगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं। 9 नवंबर 2019 को भारत का पहला हाथी स्मारक अर्थात वन्य जीव SOS हाथी स्मारक मथुरा उत्तर प्रदेश में वन्य जीव SOS एक गैर सरकारी संगठन NGO द्वारा आगरा मथुरा राजमार्ग पर खुला है। इस उद्घाटन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षण के प्रवीण राय थे। तो एलिफेंट मेमोरियल उन मासूम, ठीक है, विशालकाय को दर्शाता जो मनुष्यों के हाथों क्रूरता का सामना करते हुए अपने जीवन को खो चुके हैं। ये उन हाथियों के लिए शुरू किया गया था जो दोहन में या मानव क्रूरताओं के शिकार हुए या वह बाद में मारे गए थे। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। गंतव्य उत्तर पूर्व त्यौहार 2019 का तीसरा संस्करण जो है उसको लेकर न्यूज़ आया है। उत्तर पूर्व त्यौहार जिसको बोल सकते हैं। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र डोनियर
कि विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी बीएचयू में आयोजित डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट या डेस्टिनेशन एनई फेस्टिवल 2019 के 4 दिन लंबे तीसरे संस्करण में भाग लिया है, और जो कि 23 से 26 नवंबर 2019 तक वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और के संस्थान में संपन्न हुआ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और इसका आयोजन डोनियर द्वारा शेष भारत को उत्तर पूर्व के करीब लाने और क्रमशः वाराणसी और उत्तर पूर्व द्वारा प्रसूत गंगा ब्रह्मपुत्र के दो समृद्ध संस्कृतियों का अनुभव करने का उद्देश्य से किया गया था। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, अगला जो है अयोध्या से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, है ना। देखिए, विवादित भूमि के लिए आवंटित और मस्जिद के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ जो है भूमि को लेकर ये जो न्यूज़ दिया गया था, आपको मालूम है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लंबे विवादित अयोध्या मामले पर अपना अंतिम निर्णय दिया। और इसने केंद्र को ये भी निर्देश भी दिए थे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए 5 एकड़ की अलग जमीन आवंटित की जाए, जिसमें वह उस स्थान पर मस्जिद बना सके। तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय एससी संविधान पीठ ने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद शीर्षक मुकदमे की घोषणा की थी। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मस्जिद का निर्माण एक प्रमुख स्थल पर होना चाहिए, ऐसा वो अदालत का आदेश था। अदालत का यह भी आदेश था कि अयोध्या अधिनियम 1993 से निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण के प्रावधानों के तहत राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। 2019 क्राई रिपोर्ट, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। जो कि बच्चों के खिलाफ 20% बढ़े अपराध, यानी बच्चों के खिलाफ जो है 20% अपराध बढ़ा है। तो 26 नवंबर 2019 के गैर सरकारी संगठन एनजीओ चाइल्ड रिलीफ एंड यू CRY द्वारा एक विश्लेषण भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराधों में 20% की वृद्धि हुई, जो कुल अपराधों की तुलना में 3.6% अधिक है। भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश यानी MP भारत में समग्र अपराधों की सूची में सबसे ऊपर है। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यूपी पुलिस ने जो है अभी हाल ही में दुबई इंटरनेशनल कॉल सेंटर अवार्ड कार्यक्रम के दौरान तीसरा पुरस्कार हासिल किया। ये चीज़ ध्यान देंगे। तो न्यूज़ क्या है, 14 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के पुलिस के डायल 112 सेवा के दुबई और UAE संयुक्त अरब अमीरात में दुबई पुलिस अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर कार्यक्रम के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया श्रेणी में उनको तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका का संयुक्त राज्य के 911 से दुनिया भर की 500 से अधिक पुलिस सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया गया। 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने 112 पुलिस सेवा शुरू की थी। ठीक है, सिंगापुर पुलिस ने पहला पुरस्कार जीता, दूसरा पुरस्कार जो है शारजाह पुलिस UAE द्वारा जीता गया। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला जो है DMRC को लेकर है, दिल्ली मेट्रो रेल को लेकर है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, DMRC ने जो है अभी हाल ही में न्यूज़ भी आया था कि DMRC ने लखनऊ यूपी में 12वीं शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2019 में 2 पुरस्कार जीते। तो 18 नवंबर 2019 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को लखनऊ उत्तर प्रदेश में 15 से 17 नवंबर 2019 तक आयोजित 12वें शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2019 में 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, मैं अगर DMRC की अगर खास तौर पे बात करूं तो इसमें हालांकि DMRC को मेट्रो परिवहन को एक बेहतरीन और टिकाऊ मोड के रूप में बढ़ावा देने की पहल के लिए सम्मानित किया गया है। तो यह वर्तमान में 250 से अधिक मेट्रो स्टेशन के साथ 350 किलोमीटर पर फैला हुआ स्थापित इसका हुआ तो 3 मई 1995 को मुख्यालय नई दिल्ली है। अगली जो है सोना 1.5 को लेकर है। तो डॉक्यूमेंट्री ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूपी के रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री ने सोना 1.5 ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू किया। 19 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आधुनिक कोच फैक्ट्री ने अपने कारखाने में दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सोना 1.5 ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग करना शुरू कर दिया। सोना 1.5 एक पूर्ण सेवा रोबोट है जिसे भारत में बनाया गया, जो क्लब फर्स्ट टेक्नोलॉजी जयपुर द्वारा बनाया गया है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, अगला जो है दुनिया का पहला रोबोट है जिसमें मानव जैसे रीढ़ की तकनीक है, जिसके कारण वे संतुलन बनाने में सक्षम है। रोबोट के लैपटॉप या स्मार्टफोन में वाईफाई सर्वर के जरिए मैनेज किया जा सकता है। रोबोट में एक ऑटो डॉकिंग प्रोग्राम भी इनबिल्ट है, जो बैटरी के डिस्चार्ज होने से पहले इसे जो है अपने आप चार्जिंग पॉइंट पर जाने में मदद करता है। तो ये तो हमने इसके बारे में देखा। अच्छा, एवियन बाटुलिज्म को भी लेकर न्यूज़ है, एवियन बाटुलिज्म को लेकर एक न्यूज़ है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। तो एवियन बाटुलिज्म ने सांबर झील में 1800 प्रवासी
पक्षियों को मार दिया। सरकार की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है। 21 नवंबर 2019 को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश ने पुष्टि की कि एवियन बाटुलिज्म एकमात्र कारण जिसकी वजह से राजस्थान के सांभर जलीमूत्री एशिया के 18,000 प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मौत हुई। बाटुलिज्म यानी बॉटुलिज्म एक प्राकृतिक विष है जो बैक्टीरिया स्ट्रेन से उत्पन्न होता है, जो पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिनसे उनके पैरों और पंखों में लकवा मार जाता है। एवियन बाटुलिज्म को क्लोस्ट्रोडियम यानी क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिन के रूप में भी जाना जाता है, जो आमतौर पर मिट्टी, नदी और समुद्री जल में पाया जाता है। तो ये तो आपने इसके बारे में देखा। तो भारत ने उत्तर प्रदेश के 5 ASI स्थलों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाया है। ठीक है। तो 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री आईसी श्री प्रहलाद सिंह पटेल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अनुसार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक एजेंसी ने उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित 5 ASI संरक्षित पुरातत्विक स्थलों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाए हैं। इन स्थलों में सारनाथ के स्थल, कुशीनगर, पिपरहवा और थावस्ती में स्थित चौखंडी स्तूप और महापरिनिर्वाण मंदिर में बौद्ध अवशेष शामिल हैं। इस कदम में भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों का लाभ होगा, जहां हर साल चीन देश से लगभग 1 लाख से अधिक पर्यटन उन पुरातत्विक स्थलों पर जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मैं 2-3 न्यूज़ और बता दूंगा जो प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी सरकार ने रक्षा उद्योग को स्थापित करने के लिए 25% सब्सिडी और 100% स्टाम्प शुल्क जो है माफ़ी की घोषणा की। 2 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में 2020 के द्विवार्षिक रक्षा एक्सपो के तहत राज्य में रक्षा उद्योग स्थापित करने के लिए 25% सब्सिडी और 100% स्टाम्प शुल्क माफ़ी प्रदान करने की घोषणा की। यूपी कैबिनेट ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की मंजूरी दी। 9 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश यूपी कैबिनेट ने महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 218 ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की जो है प्रस्ताव की मंजूरी दी, जिनमें से 144 अदालतें बलात्कार के मामलों की सुनवाई करेंगी। 74 अदालतें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करेंगी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा न्यूज़ है, यूपी के कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक हुई है। 14 दिसंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गंगा परिषद गंगा नदी के संरक्षण, कायाकल्प प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। परिषद का उद्देश्य संबंधित राज्यों के सभी विभागों के साथ प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालयों में गंगा केंद्रीय दृष्टिकोण के महत्व को सुदृढ़ करना था। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ सहित गंगा बेसिन के प्रदूषण निवारण और कायाकल्प के लिए परिषद जिम्मेदार थी। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। अब लास्ट में एक न्यूज़ बोलूँगा जो आपके प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ बहुत है लेकिन मैं एक गेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ। देखिए, यूपी में आने वाला है पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में खोले जाएंगे। यह देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अपने सदस्यों को कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई करने और यहां तक कि शोध करने और PhD की डिग्री प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।